नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं गोवा का गणित। तो गोवा का गणित क्या रहेगा उस पर हम बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके बाद 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। गोवा की सभी 40 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में यहां सरकार बनाई थी और उसे कांग्रेस ने 4 सीटें उनकी कम मिली थी, लेकिन स्थानीय पार्टियों को अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने गोवा में सरकार का गठन किया था। कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि वोट के मामले में भाजपा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से काफी आगे थी। कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह रणनीति बनाते रहे और नितिन गडकरी ने स्थानीय दलों को मिलाकर मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनवा डाली। पिछली बार भाजपा ने गोवा में से 40 में से 36 सीटें विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 13 सीटों पर उन्हें जीत भी मिली थी, जबकि 36.06% वोट उनके हिस्से में आए थे। वहीं कांग्रेस ने 37 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 17 को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 30.35% वोट मिले थे। और सभी सफल पार्टियों की अगर बात करें तो जीएफपी यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी थी, जिनमें से 4 उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनमें से 3 थे। एनसीपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सिर्फ 1 सीट पर बढ़त हासिल हुई थी। तो मौजूदा हाल हम आपको बता रहे हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3 यहां पर बता रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने पहली बार 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और भाजपा ने 12 सीटों पर ईसाई उम्मीदवार भी उतारे हैं। सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो हिंदुओं की आबादी 66% है, ईसाइयों मतदाताओं की आबादी 25% है, मुस्लिम आबादी 8% के करीब है। अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस की ताकत रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो विधानसभा में 40 सीटें हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेतृत्व में संकट भी दिखाई देता है। भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर दाव लगाया है। पार्टी के भीतर प्रमोद सावंत का विरोध भी देखने को मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने बीजेपी छोड़ दी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मौजूदा हाल भी आपको यहां पर बताते चले। मौजूदा हाल जो है, बीजेपी 17 पर है, कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और महाराष्ट्रवादी गोमंत पार्टी 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3 और निर्दलीय पार्टी भी 3 पर बढ़त अपनी बनाए हुए है। आपको बता दें कि दूसरे दल से आए नेताओं कम सीट होने के बाद भी सत्ता में भाजपा आ गई थी और 17 सीटें जीतने के बावजूद भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। तो पिछली बार का आपको बता रहे हैं गोवा का गणित किस तरीके से 13 सीटें जीतने के बाद भी जोड़ तोड़ कर सत्ता में आई थी बीजेपी, और इस बार कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी से गठबंधन में आई है। कांग्रेस 37, जीएफपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा ने पहली बार 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने 12 सीटों पर ईसाई उम्मीदवार उतारे हैं और हिंदुओं की आबादी 66% है। तो ईसाई मतदाताओं की आबादी 25% है और हिंदुओं की आबादी वहां पर 66% है। मुस्लिम आबादी करीब 8% है। तो अल्पसंख्यक मतदाता हमेशा से कांग्रेस की ताकत रहे हैं गोवा में। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य की 40 सीटों पर मतदान है। गोवा का राजनीतिक गणित क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा मुकाबला रहा। इस बार आप और टीएमसी की भी एंट्री वहां पर देखने को मिल रही है। गोवा में 40 सीटों पर चुनाव है। भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व में संकट भी दिखाई दे रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर दाव लगाया है और पार्टी के भीतर प्रमोद सावंत का विरोध हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मनोहर पर्रिकर होते थे बीजेपी के संकट मोचन। मनोहर पर्रिकर को लेकर भी कई बार यहां पर बातें सुनने को मिली है। वो हमेशा से संकट मोचन के रूप में देखने को मिलते थे। पर्रिकर के बेटे ने बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि पढ़नी से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस में प्रताप सिंह राणे की सक्रिय राजनीति से वो भी दूर है और दूसरे दलों से आए नेताओं के भरोसे आप और तृणमूल वहां पर देखने को मिल रही हैं। सामाजिक समीकरण की अगर बात करें, भाजपा ने पहली बार 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने 12 सीटों पर ईसाई उम्मीदवार भी यहां पर उतारे हैं और मौजूदा हाल भी आपको बताते चल रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं और अश्विनी हांडा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल हम लेंगे बीजेपी से। गुलरेज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार आप बहुमत से दूर थे और बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, उसके बाद भी आपकी पार्टी जो है आपने वहां पर सरकार बनाई, जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बनाई है। इस बार क्या एजेंडा? जोड़ तोड़ के नहीं बनाई थी, दूसरे दल हमारे पास खुद ही आए थे। वो भी क्यों आए थे सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जो थे वो कोशिश कर रहे थे राहुल बाबा से बात करने की। शायद राहुल बाबा उस समय पार्टी कर रहे थे और उस कारण वो फोन नहीं उठा पाए दिग्विजय सिंह जी का। लोग प्रतीक्षा करते रहे और अंततोगत्वा ये हुआ कि ये जो छोटी पार्टियां थी और निर्दलीय थे वो गडकरी जी के पास गए और हमने सरकार बनाई, क्योंकि उनको विश्वास था कि हम पर, उनको उनपे भी विश्वास था कि जो लोग फोन नहीं उठा सकते वो समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से पिछली बार सरकार बनी थी। इस बार कांग्रेस पार्टी जो है ना अपने चेहरे चपाटों के साथ उतरी है गोवा में, और चाहे उसने किसी से गठबंधन करके सिंधे का सहारा लेने की कोशिश की हो या फिर अपनी ए टीम बी टीम के रूप में तृणमूल कांग्रेस को उतारा हो या अरविंद केजरीवाल को उतारा हो, ये सब चीजें चलने वाली नहीं है, क्योंकि गोवा की जनता में लगभग 100% पढ़ा लिखे का परसेंटेज है। उनके एजुकेशन की दर बहुत हाई है, तो वो समझते हैं कि इस प्रकार की जो उनको मूर्ख बनाने के लिए सब कार्यकारियां की गई हैं, किसी को उतार दो, किसी से वोट कटवा दो, ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। और मुझे ऐसी अपेक्षा है कि लगभग 30 के आसपास सीटें हमको आएंगी गोवा में। बिल्कुल, हमारे साथ में कांग्रेस से भी जुड़े हैं, कांग्रेस से अश्विनी हांडा हमारे साथ में। अश्विनी हांडा जी, जोड़ तोड़ कर सरकार कैसे बनी और नहीं बनाई गई है, खुद दूसरे दल यहाँ पर आए थे, ऐसा बीजेपी का कहना है, आपका क्या कहना है? अंशुल जी, ऐसा है कि अब इस बार जो चुनाव होने वाला है वो उसके खिलाफ होने वाला है जिसने लोकतंत्र का चिन्हन किया। और जिस तरीके से लोकतंत्र का चिन्हन हुआ वो सारे देश ने देखा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पैसे के जोर पर और सत्ता के जोर पर हर वो एजेंडा और हर वो नीति अपनाती है जिससे उनको सत्ता हासिल हो जाए। और आज गोवा के लोग इसी के खिलाफ वोट करने वाले हैं, मैं ये आपको यहाँ से साफ कर दूं। क्योंकि लोकतंत्र का जिस तरीके से 2014 के बाद आज तक दोहन हो रहा है वो देश देख रहा है। और जिस तरीके से गुलराज जी ने बात की कि सत्ता पक्ष कहीं और था, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कहीं पे भी कोई अगर चौकीदार नहीं है तो आप सब लूट ले जाएंगे। ये गलत नीति है आपकी, और देश आपको देख रहा है जिस तरीके से आप लोकतंत्र का चिन्हन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। चाहे वो संसाधन हो, उसमें ईवीएम भी आती है, उसमें अधिकारी भी आते हैं, और उसमें सारे लोग आते हैं जो इस लोकतंत्र के भागीदार हैं। आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका दोहन कर रही है ये देश देख रहा है। ठीक है अश्विनी हांडा जी, लेकिन अश्विनी हांडा जी, आपकी पार्टी को पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और उसके बाद में भी बीजेपी ने अपनी जगह वहां पर बना ली, बीजेपी ने वहां पर अपनी जो बढ़त है वो हासिल करके अपनी सरकार बना ली। रणनीतिकार आपके पास नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा था, एक सफल रणनीतिकार जो होना चाहिए वो आपके पास नहीं थे, हालात इस बार भी ऐसी है।
देखिए अंशुल जी, इससे साफ होता है कि जो कांग्रेस की नीति है वो हॉर्स ट्रेडिंग की नहीं है, सत्ता बनाने की नहीं है। लोगों ने जो हमें इसमें अक्सरियत दी थी, हमने उसका पूरी तरह से पालन किया और हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके और पैसे के जोर पर, सत्ता के जोर पर वहां पे सत्ता बनाई, और लोगों का जिस तरीके से अधिकारों का हनन गोवा के अंदर हुआ है वो आप सबके सामने है, आज देश के सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर उस चीज को खत्म कर देना चाहती है जो लोकतंत्र से वाबस्ता है। लोकतंत्र आज पूरी तरह से देश में तानाशाही है, और तानाशाही के खिलाफ आज लोग जो है वो इस निकले हैं तानाशाही के खिलाफ वोट करने को, और भारतीय जनता पार्टी को देश के नक्शे से मिटा देंगे। मैं आपको इसका जो है वो विश्वास दिलाता हूं। और एक आखिरी बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपनी पार्टी के 6 राज्यों में सत्ता है, लेकिन आज के बाद जो निर्णय आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 में रह जाएगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को खत्म करने चली थी, आज वो समय आ गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है गुलरेज जी, आपने जो सरकार बनाई थी पिछली बार, है ना, उसमें पूरा योगदान मनोहर पर्रिकर जी का था, और लेकिन इस बार वो नहीं है, उनके बेटे को भी आपने टिकट नहीं दिया है। इस बार कैसे आप सरकार बनाएंगे? गुलरेज जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अब आ रही है। आप क्या पूछ रहे थे? बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जो सरकार बनाई थी योगदान पूरा मनोहर पर्रिकर जी का था पहले, और इस बार भी आपने उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे हैं, कैसे सरकार बना रहे हैं? वंशवाद हमारी परंपरा नहीं है, ना हम उसके पक्षधर हैं। हम उसको लोकतंत्र के लिए एक कुठाराघात मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नेता का बेटा या बेटी अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल स्क्रैच से पार्टी में काम करे उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पर्रिकर जी के पुत्र का ऐसा कोई योगदान नहीं था पार्टी के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में, तो केवल वो पर्रिकर जी के पुत्र हैं, उस नाम पे तो हम टिकट कभी नहीं देंगे किसी को भी, कोई भी क्यों ना हो। दूसरी बात, जहां तक अभी कांग्रेस जितनी भी बातें कर रही थी, तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि हम हमारे एमएलए हो या कांग्रेस के एमएलए हो या किसी और दल के एमएलए हो, किसी को भी घोड़े की संज्ञा में नहीं रखते और घोड़ों की ट्रेडिंग नहीं करते। हम उन सबको माननीय मानते हैं, और ये इनकी नकारात्मकता थी राहुल बाबा की कि वो कुछ कर नहीं पाए, फोन उठा नहीं पाए, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। याद कीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा व्यक्ति जब उनके पास गया था तो वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। तो ये जो इनका इस तरह के कर्तव्य है, इसकी वजह से लोग इनसे दूर भागते हैं और फिर ये भाजपा के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। लगा दे दीजिए, जनता सब समझती है, इस बार इनको भी आउट करेगी पूरी तरह से, इनके चेले चपाटों को भी करेगी। वंशवाद की एक छोटी सी बात कहूंगा कि मैं इनको गिनाऊंगा, वंशवाद क्या है और परिवारवाद क्या है, जिसका ये हवाला देते आ रहे हैं। ठीक है ना अश्विनी जी, हम आपसे भी करेंगे ना, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हमें बात करने दीजिए। आपसे बात कर ली मैंने, बिल्कुल, है ना? ठीक है। ब्रजमोहन जी, इन सारे समीकरण पर आपका क्या कहना? ये मेरा इस मामले में बहुत ही स्पष्ट कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस 8 साल के कार्यकाल में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की है, जिसे कहते हैं जनमत की चोरी। ये लोकतंत्र में इसके पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरीके की शुरुआत कर दी है जनमत की चोरी के माध्यम से। जैसे कि गोवा के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पर कांग्रेस को पिछली बार 17 सीटें मिली थी, बीजेपी 13 सीटों पे थी, लेकिन वहां जो जनमत था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, स्पष्ट है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जनमत की चोरी करके सरकार बना ली। ऐसा ही प्रयोग इन्होंने दूसरे राज्यों में भी किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो दूसरे जितने भी राज्य हैं, जहां जहां पर की भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 के बाद लगातार चुनाव हारी है जिन भी राज्यों में, वहां उन्होंने कोशिश यही की है कि जनमत चुराकर वो सरकार का गठन कर ले। गोवा में भी उन्होंने यही किया, लेकिन गोवा की जनता ने इस बार इस बात को समझ लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गोवा जैसे राज्य में जनमत की इस चोरी को जनता समझकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव नहीं जिताएगी। चलिए, तो इस बार जनमत कहाँ चाहता हुआ दिखाई दे रहा है?
मुझे ऐसा लगता है कि जनमत इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान में भारत में जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में इस बात तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। सीधा सवाल आप ही से। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में बुरी तरह से चुनाव हार रही है। जहां पर जो पार्टी ताकतवर है उस पार्टी को वहां पर बहुमत मिलेगा, ऐसा हम लोगों को लगता है अभी चुनाव को देखकर। ठीक है ब्रजमोहन जी, लेकिन महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ में है और आप कांग्रेस के साथ में है। अब यहाँ पर आप अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, गोवा में शिवसेना और एनसीपी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। देखिए कि ये जो सहमति है हम लोगों की, महाराष्ट्र में सरकार चलाने की सहमति है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे राज्यों में हम अपनी शक्ति का इजाफा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन बीजेपी विरोधी वोटों का तो बंटवारा होगा ना फिर इससे। हाँ, होता है निश्चित रूप से। गोवा में हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो अगर परिणाम आता है, परिणाम में कहीं ऐसा लगेगा कि विपक्षी को सरकार बनाने में कहीं अगर जरूरत पड़ेगी विधायकों की, तो निश्चित रूप से हम लोग साथ मिलकर बैठ के काम करेंगे। चलिए ठीक है राणा जी, आप तक भी हम लौटेंगे। हम पहले अश्विनी हांडा जी से एक बार बात कर लेते हैं। वंशवाद को लेकर कुछ कह रहे थे आप जी, बताइए। कि इनके कम से कम भी 20 ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे आज चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों के हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक परिवार के नाम पर, जिसने देश में कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश के लिए 2 प्रधानमंत्री खोए हों, उनके ऊपर लांछन लगाती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका जवाब अब कांग्रेस नहीं देगी, लोग देंगे कि परिवारवाद आखिर किसमें है, भारतीय जनता पार्टी में है या कांग्रेस में है। चलिए ठीक है। संजय राणा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ में है। संजय जी, पूरी स्थितियां पहले हम आपसे जान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि बाकी बहुत करीबी आप रहे हैं, तो पूरी स्थिति किस तरीके की है अभी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं सबको मेरा नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को। देखिए अंशुल जी, गोवा का चुनाव टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। अगर आप पूरे स्टेट को देखेंगे इंडिया के, उनका चुनाव धार्मिक हो सकता है, कुछ मुद्दे को लेकर हो सकता है, बट गोवा का चुनाव टोटली डिफरेंट है। वहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत ही इश्यूज बहुत ज्यादा, जैसे माइनिंग का इश्यूज है, फिशरमैन का इश्यूज है, करप्शन का इश्यूज है, जैसे हमारे पुअर सैनिटाइजेशन का इश्यू है। जो ये सब चीजें उनकी लोकल है, तो बहुत ही ज्यादा जटिल हो गई। ऐसे अगर हम बाहर से आउटसाइडर देखें तो हमें लगता है गोवा बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ के लोकल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू। तो वो देखते हुए हमें नहीं लगता इस समय जो राजनीति चल रही है, जो भी पार्टियां फाइट करें, किसी को मेजोरिटी मिलेगी। हो सकता है त्रिशंकु सरकार बने। हाँ, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी, इनके पास इनफ टाइम था कि अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, प्लान फॉर द लोकल बेटरमेंट, जो शायद कहीं ना कहीं हमें लगता फेलियर हो गया है। कांग्रेस के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इनको लोकल लीडरशिप की कमी है, और जो टॉप लीडरशिप है कि ऐसा होता है जब वोट इंसान करता, हम और आप या कोई भी पैनलिस्ट हो या हम कोई भी इंसान हो, जब हम वोट करते हैं 2 तरीके से वोट करते हैं। तो लोकल लीडरशिप देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं नेशनल लीडरशिप होता है, थर्ड होता है कि उस पार्टी का परसेप्शन क्या है, उसका मोटो ऑब्जेक्टिव क्या, 3 चीजों पे देख करके हम वोट करते हैं। तो कांग्रेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडरशिप की कमी नेशनल लेवल पे मुझे नजर आती है, जो शायद बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ लोकल चैलेंजेस बहुत है। ये दोनों चीजें इनको बड़ा ही दोनों पार्टियों के लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है टू मैनेज करना। लगता है चुनाव को देखते हुए लगता है कि त्रिशंकु होगा, बट कह नहीं सकते कि लास्ट टाइम आपने देखा था कैसे खरीद फरोख्त हुआ था, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हुआ था। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हाँ, लेकिन चुनाव बड़ा ही त्रिकोणीय है। बिल्कुल। गुलरेज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की भी यहाँ पर बात करी, एक लीडरशिप की कमी, जैसा कि मैंने पहले भी अपना सवाल पूछा था कि नेतृत्व की कमी तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं है, और ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहा है, लेकिन लोकल अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों को लेकर भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, ये भी कहा। तो आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं।
गोवा में, और गोवा में आप देखिए कि 2-3 फैक्टर बहुत काम करेंगे। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, और आप मत भूलिए कि गोवा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट टूरिज्म से होता है, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के यू कांट इमेजिन टूरिज्म। चाहे फिर वो हवाई अड्डों का नवीनीकरण हो, चाहे रोड का विस्तार करना हो, चाहे जो रोडवेज है उसका विस्तार करना हो, वो सब प्रमुखता से किया गया। फिर गोवा चूंकि टूरिज्म आधारित इकोनॉमी है, जिस प्रकार से एंटी कोविड कार्य किया गया, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की ड्राइव की गई, और उसका सकारात्मक पक्ष आए, यहाँ तक कि आए कि वहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री वापस से चालू हो गई, तो उससे लोकल्स को काफी लाभ मिला है। तो ये एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, एक सुशासन देना, और एक कोविड से अच्छी फाइट, निर्णायक फाइट, ये बहुत अहम रहेगा हमारे चुनावी विस्तार में। और इसकी वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि एक तो इधर तो हो सकता है मेरा कैलकुलेशन, लेकिन 30 के आसपास सीटें आ जाएंगी। बिल्कुल। ब्रजमोहन जी, कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। आप उनकी सरकार बनने की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ तो नेतृत्व की ही कमी बताई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये राजनीतिक विश्लेषक अभी राणा जी ने कहा। मैं सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस के पास वहाँ पर एक अच्छा नेतृत्व है, और वहाँ चूंकि कांग्रेस लंबे समय से वहाँ पर राजनीति में रही है, इसके साथ साथ जो ये बात जरूर है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इतना राजनीतिक अनुभव नहीं है जितना कि वहाँ पर दूसरी पार्टियों का है। इसमें मैं दो पार्टियों को नया मानता हूँ, एक आप पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों को गोवा के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ना ही ये गोवा की उन जरूरतों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं जिससे कि वहाँ पर ये प्रदेश के विकास के लिए कोई काम कर पाए। मैं सोचता हूँ इस मामले में कांग्रेस का एक लंबा गोवा में इतिहास है राजनीति करने का और अच्छी गवर्नेंस देने का। यही कारण है कि गोवा में आर्थिक रूप से समृद्धता आई, और यही कारण है कि गोवा खाली हिंदुस्तान, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसा पर्यटक स्थल के रूप में पहचान बनी जहां से कि बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं पर्यटन के लिए, क्योंकि वहां की मुख्य जो आर्थिक स्रोत है वो पर्यटन ही है। ये सारा कांग्रेस के दौर का दिया हुआ है। तो ये कहना गलत होगा कि वहाँ पे कांग्रेस के पास, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वहाँ पे कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, ये स्थानीय स्तर पर जो लोग सक्रिय होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़कर काम करते हैं, उन्हीं लोगों को वहाँ की जनता पसंद करती है और उन्हीं को विधायक बनाती है। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अगर वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ के अपने क्षेत्र के लोकप्रिय लोग चुनाव जीतकर ही विधानसभा में पहुंचेंगे और वो प्रदेश को अच्छा नेतृत्व देंगे। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में अभी 3 परेशानियां खासतौर से गोवा के संदर्भ में है। एक ये कि इनके आपस में इन लोगों में बहुत ज्यादा विचार भिन्नता हो गई है। आपसी झगड़े भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जरूरत से ज्यादा हो गए हैं और एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी आदरणीय स्वर्गीय पारीकर जी के पुत्र के बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से जो बात कह रहे थे, मैं उस बात से भी पूरी तौर से असहमत हूँ, क्योंकि आज गोवा में जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है वो इसीलिए है कि उनके पास आदरणीय पारीकर जी जैसा एक नेता था जिसने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। आज यदि उनके पुत्र वहां पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के मापदंड लगाकर उनको साइड ट्रैक कर दिया जाए। इससे ज्यादा निष्कृष्ट राजनीति का चेहरा और कोई सा नहीं हो सकता, जिसे अपन कहते हैं कि उपयोग करो और उसके बाद उसको फेंक दो। तो उनका उपयोग करके ये ताकत भारतीय जनता पार्टी वहां पर उसने अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन आज जब उनके बेटे को एक मौका देने का अवसर आया तो वहां पर ये सिद्धांत की बात करने लगे, जबकि हिंदुस्तान के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर की नेताओं के ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है ब्रजमोहन जी, अश्विनी हांडा जी आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। पिछली बार से भी आपकी सरकार ने सबक नहीं लिया है, एक अच्छा नेतृत्व आप नहीं कर पाए पिछली बार भी और इस बार भी हालात जिस तरह से, हम नहीं कह रहे हैं, राणा जी ने कहा। देखिए, पहले मैं संजय जी की बात का जवाब दूंगा कि संजय जी ने कहा है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। संजय जी, जब भी कोई चुनाव होते हैं और उसमें जो विधानसभा जीत के आते हैं लोग, वो अपना नेता चुनते हैं। सबसे बड़ा जो है वो उससे निकल के आता है कि हमारे पास नेतृत्व है कि नहीं है। रही बात, मैं तो ये समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो या आप हो,
ये पर्यटक पार्टियां हैं, ये समझती हैं कि गोवा घूमना जाने के लिए अच्छा है और एक बार घूम के आते हैं, ये बस इनका इस तक ही जो है वो ताल्लुक है। और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली गठजोड़ की बनाई गई जो पार्टी थी, उसके हालत क्या आज गोवा की कर दी है। गोवा वह स्टेट है जिसको हमने इसको बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विद्रोह के हमने गोवा को हिंदुस्तान के अंदर मिलाया था और उसी की तर्ज पर हम आगे भी गोवा को बढ़ाते आए हैं। और गोवा जो है वो कांग्रेस की सरकार के चलते विश्व के सब मानचित्र पर सबसे बड़ा जो है वो पर्यटक स्थल है। और भारतीय जनता पार्टी और आम पार्टी और तृणमूल जो है वो पर्यटक के मकसद से आ रही हैं, तो इनको वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा ये कहना है कि गठजोड़ और जोड़ तोड़ की नीति जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, आने वाले दिनों में देखते जाएंगे आप कि देश के लोग कैसे नकार रहे हैं इस चीजों को। लोगों को आस्ता आस्ता समझ आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गवर्नर के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो आपने कह दिया। सवाल मेरा अधूरा रह गया सर। सवाल मेरा आपसे था कि पिछली बार की जो चीज थी उससे भी आपने सबक नहीं लिया। एक अच्छा नेतृत्व आपके पास में लीडरशिप की कमी थी और इस बार भी हालात कहीं ना कहीं जस के तस हैं। देखिए, इस बार हमारी पार्टी पूरी तरीके से जीत रही है और हमारी सबसे बड़ी पार्टी होगी और उसी से विधानसभा में लोगों के हिसाब से जो नेता चुना जाएगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। मैं आपको यहाँ से एश्योर करता हूँ और हम ये भी आपके यहाँ चाहता हूँ देश को कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, चाहे उसके लिए हमें सरकार गंवानी भी पड़े। ये हमने एक पूरे देश को एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती है वैसा कांग्रेस की नीति नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखा है और हम आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारे नंबर कम हुए तो हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरह। अगर लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की गवर्नेंस ठीक थी तो वो जरूर कांग्रेस को वोट देंगे और आने वाले दिनों में गोवा का जो नक्शा है वो हम बदल के रख देंगे। ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी, आपसे एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है। गुलरेज जी, आपसे भी मैं अश्विनी हांडा जी के एक सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन पहले राणा जी से मेरे पास एक सवाल है। राणा जी, आप और तृणमूल का क्या भविष्य इस बार दिखाई दे रहा है? कांग्रेस और बीजेपी में तो आपने बता दिया कि किस तरीके के समीकरण है, लेकिन तृणमूल की अगर बात करें और आपकी बात करें तो इस बार क्या भविष्य है? देखिए अंशुल जी, अगर तृणमूल की बात करेंगे, टीएमसी की बात करेंगे, टीएमसी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी एक तीसरी, मैं कह सकता हूँ, उभरती हुई पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी की, जब कांग्रेस बीजेपी की बात करता हूँ तो तीसरे नंबर की उभरती हुई पार्टी हो सकता है उनको 1-2 सीटें मिल जाए और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक केजरीवाल का, देखिए जब अभी हांडा साहब बोल रहे थे कि लीडरशिप, देखिए आप 17 सीट पा करके भी आप सरकार नहीं बना सकते, इसका मतलब नेतृत्व की कमी होती, क्योंकि आपके अंदर, आपके पास एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की पावर नहीं थी। अगर 17 विधायक है आपके पास, आप चाहते तो दूसरों को सहयोग लेके, मैं कहता तो और स्टडी कीजिए, बस आप इनको सहयोग लेकर सरकार बना सकते तो अलग मैटर है। लेकिन हमें आप आदमी पार्टी को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये कई जगह पे वोट कटुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो हो सकती है और हमें लगता है 1-2 सीट भी पा जाए। क्योंकि एक लोगों में, देखिए केजरीवाल ने कितना दिल्ली में काम किया नहीं किया, सेकेंडरी इशू है, हम दिल्ली वाले समझ सकते हैं कितना काम किया, लेकिन नेशनल लेवल पे एटलीस्ट उनकी एक थोड़ी सी इमेज है कि वो बहुत अच्छा मॉडल लेके चल रहे हैं। वो है नहीं है, भगवान जानता है और लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो 1-2 सीटें हमें लगता है कहीं पा ना जाए, पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं पाएंगे तो एक नई पार्टी के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर बीजेपी की बात आपसे करें कि बीजेपी को लेकर भी जिस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, क्योंकि अभी अश्विनी हांडा जी ने भी कहा जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करते हैं, या बीजेपी को नकार रहे हैं साफ तौर पर, अब उनकी चीजें सामने आ गई है, तो बीजेपी को लेकर इस बार गोवा की जनता में किस तरीके का जो उत्साह है वो देखा जा रहा है, या नेग्लेक्ट वाकई में करती हुई नजर आ रही है?
देखिए अंशुल, मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर गोवा के जो जनता है अगर नेशनल लेवल पे लीडरशिप को लेके वोट करेगी तो ऑब्वियसली बीजेपी विल विन। अगर वो लोकल लीडरशिप पे वोट करेगी तो हो सकता है इनके लिए बड़ी चैलेंजेस हो जाए, क्योंकि लोकल लीडरशिप में वो चीज नहीं दिखा पाई या जो फेस नहीं बना पाई, वो एक छवि नहीं बना पाई जो मनोहर पर्रिकर जी का था। एक ऑरा होता है एक आदमी का, लीडरशिप का एक फेस होता है जिसके ऊपर लोग वोट डालते हैं। वो चीजें आज के दिन में बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, नेशनल लीडरशिप पे अगर आप जाओगे और उसको देख करके अगर लोग वोट डालते हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी के पास एज है। नंबर 2, डेवलपमेंट की बात की, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम तो मानते हैं कि बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी। ऐसा नहीं कि पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की बात करें, रोड डेवलपमेंट में दे आर द बेस्ट। वो आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने छोटे हुआ करते अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर टेन्योर देख लीजिए, ये गडकरी, मैं तो गडकरी जी को बोलता हूँ, इज आर्किटेक्ट, रोड आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, देखिए हमारा क्या गोवा में बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिनको सरकार देख भी सकती है और इम्प्लीमेंट कर सकती है, खत्म भी कर सकती है इश्यूज को। सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, टूरिज्म पे नई स्कीम्स लानी जो हमारे यहाँ मिसिंग है, जो भी चली आ रही है, हम कह रहे हैं जो भी अभी तक था वो पुराना ढर रहा है, हमें उसको चेंजेस करने वाले। कैसीनो है, देखिए टूरिस्ट क्या होता है, हवाई पे आप लोग हवाई जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ तो कैसीनोज होते हैं, लोग नेपाल जाते हैं घूमने के लिए, सिक्किम जाते हैं घूमने के लिए। तो बहुत सी चीजें टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए टूरिज्म अट्रैक्शन भी लाना जरूरी है। तो नंबर क्या होता है, ये आई अंडरस्टैंड कोविड काल में सबका नुकसान हुआ, बिजनेसमैन सबके होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन होटल ही नहीं है, होटल के अलावा और भी अल्टरनेटिव पर्यटन ऑप्शंस हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली चीज अट्रैक्ट होती है और अच्छी हो जाती है, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, या होटल इंडस्ट्री हो, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कैसीनो इंडस्ट्रीज हो। तो इससे रोजगार लोकल लोगों को तो 101% मिलेगा, और उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक क्रेज बनता है कि चलिए गोवा विजिट करते हैं। हम आउटसाइडर हैं तो हर साल सोचते हैं गोवा जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली इस साल नहीं जा पाए, लेकिन हमेशा उम्मीद रहती है हम गोवा में जाए, क्योंकि एक अट्रैक्शन है। बिल्कुल। गुलरेज जी, अश्विनी हांडा जी से अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, और अब जो जनता जो है वो नेग्लेक्ट कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात तो कांग्रेस ने क्या किया है, इनका इतिहास क्या है, ये सब जानते हैं। किस प्रकार से नंबरदरी पाद से लेकर पाद तक के सरकारों को इन्होंने धोखे से गिराया, और ये बातें करते हैं जोड़ तोड़ की, तो फिर इनके मुंह पर शोभा नहीं देती। लेकिन मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा इतिहास से सीख लें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये सारी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी टूरिस्ट पार्टियां हैं गोवा में। तो मैं आम आदमी पार्टी के बारे में और टीएमसी के विषय में तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद इनको पता नहीं है गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ था जो भारतीय जनसंघ ने चलाया था, और हमारे कार्यकर्ताओं पर पुर्तगालियों ने गोलीबारी की थी, और जब बुलेट फायरिंग हुई थी उसके बाद ही नेहरू सरकार ने सेना भेजी थी। जब तक वो भेज नहीं रहे थे गोवा मुक्ति आंदोलन, उसमें दीनदयाल जी का भी किरदार था, उसमें राजा भाऊ महाकाल शहीद हुए थे, उसमें जोशी जी ध्वजवाहक थे, ऐसे हमारे सैकड़ों लोग मारे गए थे पुर्तगालियों की गोली से। तो ये हमको अगर ये बात कह रहे हैं तो ये शहीदों का अपमान कर रहे हैं कि हम टूरिस्ट पार्टी है, हम तो शुरू से गोवा से जुड़े हुए हैं, हमने शहादत दी है गोवा की जमीन पर। बिल्कुल, लेकिन अश्विनी हांडा जी और ब्रजमोहन जी, मैं एक बीच में कहना चाह रहा था, इन्होंने शहीदों के अपमान की बात की, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो थोड़ा ये बता दें कि जो असम के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए और राहुल गांधी के पिता के नाम का पूछा था, वो भी बता दें। गुलरेज जी जवाब दे दीजिए आप इनके सवाल का। राजीव गांधी साहब उन्होंने कहा कि हम तो नहीं पूछते कि आपके पिता कौन है, नहीं हम तो नहीं पूछते, उन्होंने बोला है। नहीं, शर्मा जी को कंडेम कर दीजिए, उन्होंने भी एक शहीद की पत्नी का अपमान किया है। उन्होंने भाई साहब ये नहीं कहा कि हम पूछते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं पूछते, समझे आप? थोड़ा शब्द को इन शब्दों का महिलाओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग क्या बोल रहा हूँ? आप बताइए, बोला कि हम तो नहीं। राजीव गांधी शहीद थे, गुलरेज जी कह रहे हैं उनका अपमान हुआ। हाँ, तो जब शहीदों का अपमान इनको यहाँ पे लग रहा है, तो वहाँ पे शहीदों का अपमान नहीं लग रहा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा
उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि हम पूछते, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं पूछते कि आपके पिताजी कौन है। इसका भावना, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब हम यही है तो कि नहीं पूछते का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उनको शक है इस नहीं, बात का। आप तो एक महिला हम के तो प्रति, नहीं का एक मतलब महिला क्या के हुआ? प्रति आपके नेताओं की ये भावना है, इसको कंडेम करिए आप, तब आप शहीदों का नाम लीजिए, तब आप नहीं, शहीदों हम की बात तो करिए। नहीं पूछते, बड़ा अन्यथा स्पष्ट आपको हक ही वाक्य नहीं है है सर। शहीदों की बात करने का। सर आप उसको, आप एक काम करें, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें, राहुल बाबा के पास भेज कोई दें। अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करना। तो ब्रजमोहन जी, गोवा मुक्ति आंदोलन में तो भाजपा का सहयोग अच्छा, वो था, आपने इसका ये तो नहीं फायदा बोला कि- मिलेगा ना? हैं? दिखता है भारतीय जनता पार्टी उनका कहना की है कि गोवा मुक्ति में भाजपा के लोगों ने सहयोग अरे दिया था। हमारे लोगों ने खून बहाया है ये सर। शहीद बोल रहे हैं। और आप गोवा गोवा के शहीद इनके लिए शहीद शर्मा नहीं है। चाहिए आपको? राहुल, राजीव गांधी शहीद नहीं है इनके लिए। भारतीय मेरे जनता भाई, पार्टी वो पार्टी है। चलिए, ठीक है, ठीक है, एक बार इनसे गोवा मुक्ति आंदोलन में जिन लोगों पर पुष्पकालियों ने गोलियां चलाई, उनका अपमान कर रहे हो, उनको टूरिस्ट बता रहे हो आप? अच्छा, शर्मा नहीं अच्छा। चाहिए? और शर्म करो। राजीव गांधी शहीद नहीं हुए इस देश के लिए। चलिए, ठीक है। अश्विनी जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? ये जो बातचीत यहाँ पर हुई है, आपका क्या कहना है? हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आती है। नहीं, हमने बोला कि हम नहीं पूछते, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके बाप कौन है, हम तो बोल रहे हैं हम नहीं पूछते आपके बाप कौन है। कंडेम करिए। आपके असम के मुख्यमंत्री हम नहीं पूछते। तब आप शहीदों की बात कर सकते हैं। हम नहीं पूछते, हम बोल रहे हैं। पुलवामा में हमारे वीर जवानों ने शहादत दी, उसकी आज बरसी है 3री, और हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 3 साल बीत जाने पर भी उस पुलवामा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। और वो जो आदमी अपनी पुलिस की गाड़ी में उन आतंकियों को बिठाकर 40 किलो आरडीएक्स लेके गया, उस आदमी को इन्होंने रिस्टेट कर दिया, उसको जॉब पे फिर से जो है वो बहाल कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है शहीदों के लिए कि एक तरफ तो हमारे देश के जो वीर जवान है उनको शहीद किया जाता है, और उसमें अगर पुलिस वाला कोई अपनी गाड़ी चलिए, में ठीक है, हम जवाब आतंकियों को ले जाकर। ठीक है, हम जवाब लेंगे अभी गुरेज जी से। राणा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो बातचीत हुई उसमें कल गोवा है, मुक्ति दूसरे आंदोलन चैनल की पर बात की मुझसे जा आप रही है। आखिरी प्रतिक्रिया ले ले प्लीज। आ रही हूँ सर, आपके पास भी आ रही हूँ। राणा जी, दूसरे गोवा चैनल पर- मुक्ति आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या क्या उसको उभार कर भाजपा जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है, कितना फायदा मिल रहा है इस बार? देखिए, भाजपा की अपनी एक राजनीति करने का एक परंपरा है, उसके स्टाइल है, एक ट्रेडिशन है, ठीक है। तो उससे अपनी राजनीति करते हैं, उनका एक सिंपल सा नैरेटिव है, वो राष्ट्रवाद पे राजनीति करते हैं और राष्ट्रवाद में सक्सेसफुल है, बिकॉज अपने को कोई भी पार्टी अपना एक एजेंडा ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, और वो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल फर्स्ट उनका एजेंडा है। तो ठीक है, अगर वो इस बात को उठाते हैं तो उनके पास ये हक बात को उठाने का, बिकॉज उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा काम किया था, तो वो चीज को लेके चल सकते हैं, और उससे फायदा भी मिल सकता है और उससे नुकसान भी हो सकता है। फायदा इसलिए मिल सकता है, जो देशभक्त या नेशनलिस्ट जो होते हैं तो इसलिए उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट समटाइम्स जो होता है नेगेटिव भी चला जाता है कि हर जगह हर समय कुछ नहीं, ये राष्ट्रवाद ले आते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। तो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन हाउ दे आर टेकिंग द परसेप्शन। बट लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का स्टाइल है वो नेशन फर्स्ट है, और उसमें वो सक्सेसफुल है। तो उसमें मुझे गुरेज नहीं है कमेंट देने में कि भाई वो करते हैं, उसमें बुराई नहीं है। जी गुलरेज जी, अब आप कहिए, आप क्या कह रहे थे? अश्विनी जी सीधे पुलवामा तक पहुंच गए थे। नहीं, इनको क्या है कि पहले तो थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए कि इन्होंने जो शब्द कहा वो मुझे बिल्कुल तकलीफ दिया है कि हम टूरिस्ट पार्टी हैं गोवा में। हमने तो खून दिया जब नेहरू जी उसको स्वतंत्र नहीं कराना चाहते थे, सेना नहीं भेजना चाहते थे, तो हमारे कार्यकर्ता गए थे और सीने पे गोली खाए थे। कुछ बोलने के पास इनको है नहीं, तो फिर ये बातों को पलट रहे हैं। और पुलवामा में भी जो हुआ उसके हमने पूरा बदला लिया। जो 13वीं थी, 13वीं के ऊपर क्या किस तरह से हमने बालाकोट के अंदर घुस के हवाई हमले किए, इसकी औकात थोड़ी ना करने की। ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान को जो हिस्सों में बांटने वाली पार्टी की हिम्मत छोटी है, पुलवामा पे बम गिराने वालों की हिम्मत बहुत बड़ी है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए, ठीक है, राणा जी कुछ कह रहे हैं बीच में। जी राणा जी, वाले लोग बातें कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। आपने हिंदुस्तान के दो बाजू काट दिए और बोल रहे हो दर्द क्यों हो रहा है? तो ये उसकी बात मेरे ख्याल से आपको भूल गई है कि उन्होंने कहा था कि हमने झाड़ियों और जंगलों में जो है वो बम गिराए थे।
तो ये बात सही है कि जो वीडियो पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो बात सही है। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा, इसीलिए कहा तो भूल होती है जब आप देश के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो। 2019 में पुलवामा को बुलाया और आपने देश की सत्ता हासिल की, लेकिन आज तक उनको आप न्याय नहीं दे पाए हैं। जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं जवान, आपने उस इन्वेस्टिगेशन को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? जो सबसे बड़ा दिल टूटता है जब आप देश के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हो। चलिए ठीक है, राणा जी बहुत देर से किसी बात को लेकर वेट कर रहे हैं, उन्हें भी एक बार मौका देते हैं। जी राणा जी। इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत नमस्कार आपको। अंशुल जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये प्रवक्ता लोग हैं, सीनियर लोग हैं, इनको एक दूसरे पर आरोप लगाने का बिल्कुल हक बनता है, लेकिन हमें अपने देश के बारे में जब बात करते हैं तो हमारा नैरेटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देश की सुरक्षा और उसके सम्मान के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और वहां जाके मारा है तो भाई उसका सम्मान करना चाहिए, उसका प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए एज एन इंडियन। अगर फिर भी लोग प्रश्न चिन्ह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं उठाते, बड़ा दुखद है। नंबर टू, जैसे आपने हमारे मित्र बोल रहे थे कि टूरिस्ट पार्टी, देखिए ऐसा होता कोई भी पार्टी, आप बोलते हैं कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी है। कांग्रेस एक समूह होता है, आदमियों को समूह को कांग्रेस बोलते हैं। 1947 के बाद आप पार्टी बोल सकते हैं, 1971 के बाद पार्टी बोल सकते हैं। 1947 से पहले आपकी कोई पार्टी उल्टी नहीं थी, ये समूह था, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो फ्रीडम फाइटर, एक सब पूरा देश प्रदेश हर लोग उससे जुड़े हुए थे और आजादी के लिए काम कर रहे थे। तो ये आप अपने आप को 100 साल पुरानी पार्टी मत बोला करिए, अच्छी बात नहीं लगती है। और हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल का पार्टी हो, कोई पार्टी हो, उनको कहीं भी जाकर के इलेक्शन लड़ने का पूर्ण अधिकार है और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो जीते ना जीते कैसे होता वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको भी आपसे मंथन करने की जरूरत है। आप देश को, आप खुद बोल रहे थे कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी थे, सबसे पुरानी पार्टी, आज अपनी हालत देख लीजिए। अगर आप इतना ही कथनी और करनी में अगर कर रहे होते, सर बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, कि आपकी हालत ऐसी ना होती देश के अंदर, जिसमें सिर्फ 47 MP बच गए हैं, जो आप 300 प्लस MP हुआ करते 1984 में। तो हमें हर पार्टी को, आप नहीं, हर पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमें हर समय वेरी इजी टू पिन पॉइंट अदर्स, हम दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारी तरफ भी काफी उंगलियां होती थी। हमें अपने गिरवन में भी झांक के देखना चाहिए कि भैया हम हर चीज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा ही आसान है। हो सकता है बीजेपी बहुत अच्छा ना कर रही हो और हम चाहते, हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आपकी सरकार बन जाए, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप 17 विधायक लेके पिछले बार में आप सरकार नहीं बना पाए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर या आपकी पार्टी के अंदर लीडरशिप की कमी थी, तभी तो ऐसा हो पाया। कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप लोग अन्यथा इस बातों को ना ले। आरोप प्रत्यारोप बहुत अच्छी बात है, इन पर 50 आरोप लगाए, लेकिन जब देश की बात है कृपया करके सब लोग एक हो जाए। अश्विनी आना जी, किस तरीके से जवाब देंगे? बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस स्वतंत्रता से पहले जो है वो कांग्रेस समूह था, तो उस समूह में वो लोग क्यों नहीं शामिल हुए जो देश की स्वतंत्रता के लिए जद्दोजहद कर रहा था? प्रश्न ये है। तो क्या उनको देशद्रोही नहीं बोलना चाहिए जब उन्होंने ये इनकार कर दिया कि हम इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं होंगे? हमारे दादाजी भी थे। मैंने आपको पूरा धैर्यपूर्ण सुना है। और दूसरी बात, आप सर्जिकल स्ट्राइक की करते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक वो होती है जो बाइडेन ने की और सार्वजनिक किया दूसरे दिन ही उसने अफगानिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया और पूरी तरह से सार्वजनिक किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक वो वीडियो सार्वजनिक नहीं कर पाई है जिसपे अटैक किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठा प्रचार, और हम आज भी अडिग हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सच्ची है तो चुनाव चल रहे हैं, चुनावों में उसका फायदा ले और उस वीडियो को सार्वजनिक करे कि लोगों को यकीन हो कि वाकई आप सही थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है और इसको जो है प्रोपोगंडे को आपने 2019 में बुनाया है, बस इसके लिए ये प्रचार किया गया था। आज भी हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, और इन्होंने 317 हटाने के हवाले से ये कहा था कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज भी हमारे जो कश्मीरी भाई हैं और जो वहां पे सुरक्षा बल हैं, उनको दिन दिहाड़े मारा जा रहा है और हर दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब पाकिस्तान को नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो आतंकवाद नहीं रुक पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ झूठे बातें और कड़ी चुनौतियों का ही सहारा लिया जा रहा है और टीवी चैनलों द्वारा ही बताया जा रहा है कि हमने ये जवाब लिया। आपने चाइना के साथ क्या किया? 69 ऐप्स बंद किए और आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट 4 गुना ज्यादा हो गया आपका। किस तरह की बात करती है भारतीय जनता पार्टी कि आज देश के अंदर जो है वो इस तरह के हालात हैं?
चलिए, हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे एक बार सवाल हम करेंगे, लेकिन अभी राणा जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी राणा जी। अंशुल जी, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जब देश का कोई नेतृत्व होता है, नेता होता है या प्रधानमंत्री होता है, देश का होता है, कोई पार्टी का नहीं होता, कोई पार्टी विशेष का नहीं होता कि वो बीजेपी का ही है। और जब आर्मी अटैक करती है और लीडर उसको आज्ञा देता है कि प्लीज गो हेड, आर्मी अटैक करती है, आप जब प्रश्न चिन्ह लगाते हो भारतीय जनता पार्टी पे आपका पूरा हक है लगाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हमारा बनाया हुआ आदमी है और जो हमारी सेना है हम सबकी है, तो आप उस पर कृपया करके प्रश्न चिन्ह न लगाए। आप बात कर रहे थे 370 के आर्टिकल 370 से कितना फायदा था, कितना नुकसान था, दुनिया को पता बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा भी 3-4 बिफोर हम बात कर रहे हैं आपके 2014 के, लोग पत्थर मारते थे। हम आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, हमें पता है कि क्या कष्ट होता, पत्थर मार दिया जाता था, हम गोली नहीं चला सकते। आज हिम्मत है कोई एक भी पत्थर हमारी सेना से सामने देख के दिखा दे, एक की भी हिम्मत नहीं है एक पत्थर बोले। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं जम्मू में रहता हूँ सर। हाँ, संजय जी, मैं जम्मू में रहता हूँ और आज सर रात को एक कंप्लीट कर लूं सर, कंप्लीट। हमारा एक जम्मू कश्मीर का पुलिस का जवान शहीद हो गया है सर। आप बताइए। ठीक है अश्विनी जी, आप तक हम वापस आ रहे हैं। 1 मिनट जी। बचना चाहिए। जहां तक रहा कि राजनीतिक चीजें कि इसने क्या किया उसने क्या किया, आपका पूरा हक है आपको हक बनाने का। आपने एक और चीजें उछाली थी 2019 के चुनाव में, क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैं आपकी बातों को सबसे रख रहा हूँ। राफेल का देखिए, राफेल एक एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर एक होती बेस वैल्यू। जब क्योंकि आपने उससे तथ्यों पे बात करें तो बड़ी खुशी होगी हमको बात करने में और बड़ा अच्छा डिबेट लगता है। एक बेस वैल्यू होता है जो सिर्फ एयरक्राफ्ट होता है, जिसपे आर्म से एमुनेशन ऐड किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। तो आप पहले समझ, आपने बोला था कि घोटाला हुआ, लेकिन उसमें घोटाला नहीं हुआ था, क्योंकि आपने सिर्फ बेस वैल्यू 600 करोड़ जो भी आप बता रहे थे नंबर, आपके लीडर बता रहे थे, उस बेस वैल्यू को बता रहे थे, पूरा एयरक्राफ्ट का नहीं बता रहे थे, जो भी आर्म्स एंड एमुनेशन से होता है। और ये सीक्रेट होता है, जो आर्मी या एयरफोर्स या हमारी जो फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, उसके तक ही रहने देना ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें अपनी सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, हमें ऐसी राजनीति करनी जिससे सबका भला हो, देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, एक एक व्यक्ति का भला हो, धर्म जात से ऊपर हट के भला हो। लेकिन हम हर चीज में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, इससे बड़ा दुख होता है। और जब हमारे दादाजी आर्मी में थे, हमारे पिताजी आर्मी थे, बड़ा दुख होता है कि हम लोग इससे सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे भाई मर जाते हैं बॉर्डर पे लड़ते लड़ते। तो वो दुख आपने शायद नहीं देखा होगा नेताजी, लेकिन हाँ, हमें सबको एक साथ रहना है। हम भारतीय फर्स्ट है, उसके बाद हमारा अपना अलग अलग पार्टी है, अलग अलग देश सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। केसी जैन जी हमारे साथ यहाँ, बिल्कुल केसी जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, बहुत सारे आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए हैं, क्या आपको क्या लगता है? राष्ट्रवाद बीजेपी हमेशा ऊपर ले आती है, इसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति भी यहाँ पर कर रही है, इन सारे समीकरणों को आप कैसे समेटेंगे? देखिए, रही बात जोड़ तोड़ की, जोड़ तोड़ की राजनीति कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? आपको कांग्रेस का कहना है कि उसने कभी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करी और ना वो करेगी। जो यूपीए सेकंड और यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड की जो सरकार बनी, तो क्या बिना जोड़ तोड़ के बनी? क्या कांग्रेस के पास इतनी सीटें थी कि वो स्वतंत्र रूप से और पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बना पाती? और अभी आप देखिए, अगर ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, इसके पहले 2017 के इलेक्शन में, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं इन्होंने गठबंधन किया। और जब इनकी सरकार थी, केंद्र में जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी एक बार प्रधानमंत्री रहे, दूसरी जस्ट नेक्स्ट जो सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री रहे। और उसमें किस तरीके से जो इसके पहले जो राज्यपाल हुआ करते थे, अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल थे, राज्यपालों को किस प्रकार से जबरन हटाया गया, जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया था। और फिर कई जगहों पे जहां पर इनका बहुमत नहीं था, वहां पर भी इन्होंने सरकारें बनाई, राज्यपाल को एक तरीके से रबर स्टंप बना करके बैठा दिया, और राज्यपाल की अनुशंसा पे इन्होंने कई जगहों पे सरकार बनाई। और जबकि इनका वहां पर बहुमत भी नहीं था, तब भी राज्यपाल ने इनको निमंत्रण दिया कि नहीं, आप आइए, आप सरकार बना सकते हैं। फिर ये हुआ कि आपने जो है पहले आगे आकर के आपने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया। तो कुल मिलाकर के इसके पहले जो सरकार थी गोवा में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा थी इसके जस्ट पहले के इलेक्शन में, और सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। तो कैसे बनाई थी? क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वहां का जो राज्यपाल था, राज्यपाल कांग्रेस का एक तरीके से रबर स्टाम्प बैठा हुआ था। यही कारण था कि ज्यादा सीटें होने के बाद में भी
सरकार बनाने का न्योता भारतीय जनता पार्टी को ना दे करके कांग्रेस को दे दिया उन्होंने। तो जोड़ तोड़ की राजनीति कौन नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये रही बात ये राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद तो सबके अंदर होना चाहिए। राष्ट्रवाद होना क्या कोई इसमें भी बुराई है, इसमें भी कोई क्या अपराध है क्या? हमें लगता है जो राष्ट्र विरोधी अपराध तो राष्ट्र विरोधी होना है ना कि राष्ट्रवादी होना अपराध है। तो जिन लोगों को लगता है कि जाति के बल पर, धर्म के बल पर, जोड़ तोड़ की राजनीति के बल पर और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके अपने हितों के देखने वाले राज्यपालों को बैठाल करके गैर संवैधानिक तरीके से जो लोग सरकार बनाते रहे, उनको लगता है कि राष्ट्रवाद की जो राष्ट्रवाद इस समय पूरे भारत देश में चल रहा है और हर एक व्यक्ति के अंदर ये है कि जो पार्टी राष्ट्र हित में काम करेगी, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके जो पार्टी राष्ट्र हित में काम करेगी उसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस को हो रही है। एक संविधान और एक निशान एक संविधान, दो निशान दो संविधान नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से स्लोगन रहा, मोटो रहा। और जब सुनिए बस 30 सेकंड लूंगा। और उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर से ये कहते थे धारा हटी नहीं सकती, धारा 370 जो एक तरीके से अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन जब वही काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बैठी हुई सरकार ने जब इसको कर दिखाया तब ये तिलमिला गया। इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि हमारी सरकार आएगी हम धारा 370 वापस लाएंगे। तो अलगाववाद कौन पैदा कर रहा है? राष्ट्र विरोधी कौन है? तो इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, से निस्तु नाबूद करने वाली है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन अभी ब्रजमोहन जी से मेरा सवाल है, अश्विनी आनंद जी आप तक आएंगे हम। ब्रजमोहन जी, देश में बीजेपी विरोधी गठबंधन की बात हो रही थी, शरद पवार जी को अगुवा बनाने की बात थी, गोवा में इसका प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ सब अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। देखिए कि अभी मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष ने जो एक होने का अपना जो शुरुआत की है वो अभी बहुत प्रथम चरण में है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 मार्च के बाद इसमें गति भी आएगी और जो विपक्ष के नेता हैं वो अभी हाल के जो परिणाम आएंगे इन 5 राज्यों से उससे अपना सबक भी सीखेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से एक सशक्त विपक्ष की तैयारी जो कि प्रक्रिया चली रही है उसको गति मिलेगी, ऐसा मुझको विश्वास है। अभी केसी जैन साहब को मैं सुन रहा था, केसी जैन साहब ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे कि सकारात्मक सोच की जरूरत है, क्योंकि जब हम देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको ये भी सोचना होता है कि हमारा जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो अंततोगत्वा है क्या, गठबंधन की परिभाषा अंततोगत्वा है क्या, और जनमत चुराने की परिभाषा क्या है। मेरा आरोप ये है भारतीय जनता पार्टी पे कि पिछले 2017 से लेकर अभी तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी और जहां उन्होंने हारने के बाद भी सरकारों का गठन किया, वहां सभी जगह इन्होंने जनमत की चोरी की है। गठबंधन करना एक अलग कहानी है, आज एनडीए भी गठबंधन का एक प्रतीक है जिससे कि सरकार बनाई है, जिसके नेता आदरणीय मोदी जी हैं। तो गठबंधन एक अलग मुद्दा है, लेकिन जनमत चुराकर सरकार बनाना एक अलग मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में जनमत चुराकर, मध्य प्रदेश में जनमत चुराकर वहां पर सरकार का गठन किया है। ये जो मुद्दा है ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इस प्रकार से जनमत की चोरी अगर होती रहेगी तो लोकतंत्र इससे कमजोर होगा और इस पे हम सब लोगों को सकारात्मक सोचने की जरूरत है। ये मेरा कहना है। केसी जैन जी, लास्ट कमेंट एक और आपके ऊपर आरोप की जनमत की चोरी हुई है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जो अन्य जो पार्टियां हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाती हैं तो जनमत की चोरी हो गई। लेकिन वही महाराष्ट्र में जिसके साथ गठबंधन के साथ जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का उन सीटों पे चुनाव न लड़ने के कारण ही कांग्रेस को बड़ी सीटें मिलती हैं, शिवसेना को बड़ी सीटें मिलती हैं और उसके बाद में शिवसेना अपने लालच में आकर के, अपने मुख्यमंत्री की लालच में आकर के, पद के लालच में आकर के जिस प्रकार से वो कांग्रेस का समर्थन करके कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाती है, वो क्या है? संक्षिप्त में दीजिए सर, समय बहुत कम है। जल्दी था जो लोग प्री पोल अलायंस को तोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी के यदि विधायकों को तोड़ के सरकार बनाती महाराष्ट्र में तो कहा जाता कि जनमत की चोरी हुई है।
लेकिन आपने तो क्या गोवा में बात- क्या जनमत की बात- चोरी की। आप वहाँ पर बढ़िया परिभाषा दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों जहाँ को पे चुरा हमने के सीटें- वहाँ पे जहाँ कांग्रेस पे के हम विधायकों चुनाव को चुरा लड़े के ही आपने नहीं। सरकार बना ली। नहीं सरकार अंकुल जी, आप विधायकों अंकुल जी, को जहाँ पे मध्य हम प्रदेश में चुनाव लड़े आपने ही नहीं, मध्य प्रदेश में आपने जहाँ विधायकों की पे चुराई अगर की, हमारा ये उनका चुरा- गठबंधन था अंकुल जी, अगर हमारा वहाँ पर महाराष्ट्र में गठबंधन था, अगर हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ते उसके आप बाद वो शिवसेना को हमारे नहीं समझा विधायकों को पाए ले ना। जाते। अरे वो आपने शिवसेना का कहीं विश्वास अलग खोया थी। वहाँ पर, हमने नहीं खोया। शिवसेना के लोग थे तो हमारे ही, शिवसेना का उसके विश्वास साथ आपने तोड़-फोड़ खोया। करके अगर सरकार चलिए। बनाई, उसको चलिए, हम ठीक कैसे है। ला रहे हैं? महाराष्ट्र में कैसे जाके शिवसेना ला का रहे हैं? विश्वास आपने अरे खोया मूल था। सबसे और- वो जनता के साथ धोखा है। असली धोखा तो जनता के साथ महाराष्ट्र में दिखाई दिया, और कांग्रेस ने उस सोचो शायद ऐसा नहीं है। जनमत की चोरी न्यू कांग्रेस होता है, ने जनमत की रखी। चोरी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनमत जिस की प्रकार चोरी से नहीं शिवसेना है। को तोड़ करके और उनको नहीं। मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके जिस प्रकार से वहाँ पे जनमत का अपमान किया, नहीं, ऐसा नहीं, जनमत का जनमत की अपमान चोरी कभी की देखा हुई गया। है। जनमत प्री पोल अलायंस था वहाँ- हमारा, प्री पोल अलायंस था। वहाँ पे बीजेपी के एक भी विधायक को तोड़ के सरकार नहीं बन वहाँ पे बीजेपी के किसी भी एमएलए को तोड़ के सरकार नहीं बनाई, लेकिन आपने गोवा में अरे पूरी पार्टी तोड़ करके सरकार बनाई। यही काम आपने पूरी मध्य पार्टी प्रदेश तोड़ में किया। करके सरकार बनाई। अरे तो ये जनमत आपकी की कमी है चोरी ना। का आरोप है देखिए, आपके कांग्रेस में कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस के, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो या अन्य कई और नेता रहे हो, वो कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थाम रहे हैं? इसका मूल्यांकन कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस पूरे देश में क्यों सफाया हो गई, इसका जवाब तो मूल्यांकन ईडी कांग्रेस और को करना सीबीआई से चाहिए। लीजिए आप। जब 12,000 इसका जवाब किसान ईडी और लगातार सीबीआई से स्ट्राइक लीजिए, कर वो रहा था, बताएंगे। ये किसानों के हितैषी अपने आप को बता रहे हैं कांग्रेस के लोग। चलिए, जब केसी जैन जी। 12,000 किसान प्रतिवर्ष ठीक है, स्ट्राइक करता समय- रहा, तब यही ठीक है, कांग्रेस समय कहाँ बहुत थी? बहुत कम है, और आप चारों जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो गोवा के गणित पर हम बात कर रहे थे। इस बार गोवा का गणित क्या है, इस पर हमने बात की। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर कांटे की तो है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी की भी एंट्री यहां पर देखने को मिली। तो 2022 में प्रदेश में सरकार बनाने का दावा आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी यहां पर कर रहे हैं। 2017 में उन्होंने किसी भी सीट पर हालांकि जीत नहीं मिली थी, लेकिन कुछ ही वोटर्स जो थे वो वहां पर थे, और दिल्ली की सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी को 1 लाख वोट भी वहां पर नहीं मिल पाए थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी इस बार है सामने, और बीजेपी कांग्रेस तो है ही। तो इस बार का गणित क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी। तो ये तो रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, परिणाम जब आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता किसके साथ में है और वाकई में जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।